जय हिंद दोस्तों ईरान के अंदर इलेक्शंस हुए। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, उसके अंदर इलेक्शंस हुए और जिस तरीके से इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस होने के बाद ईरान के अंदर एक नए राष्ट्रपति चुने गए, इब्राहिम रईसी। इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और साथ में इनका बिहेवियर क्या है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके इलेक्शन का इस पूरे एरिया के ऊपर, खासकर अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडिया, इन सब के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बहुत शॉर्ट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लंबा हम जाने वाले नहीं हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे और वो इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है कि हमारा NCERT कंसेप्टर बैच नेक्स्ट वीक लॉन्च होने वाला है और इस NCERT कंसेप्टर बैच के अंदर हम लोग आपको GS का कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं, जिससे आप IAS PCS के बेसिक्स को अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। PT की तैयारी 100% के करीब हो जाएगी और मेंस जो है उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है, 500 रुपीज़ पर मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेवल क्योंकि UPSC का होगा तो आप कम से कम ये जज भी कर सकते हैं कि आपको ये लेवल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जल्दी से जल्दी फ़ोन उठाइए, नंबर दिए जो गए हैं उनके ऊपर कॉल कीजिए और जल्दी से जल्दी इस कोर्स में एडमिशन लीजिए, कहीं नए बैच में आप पीछे ना रह जाएं। अब बात करते हैं ईरान की। अब दोस्तों यहाँ ईरान का इलेक्शन जो है, इसकी बात मैं करने जा रहा था। ईरानियन इलेक्शंस। अब जब ईरानियन इलेक्शंस की बात करी तो वहां पर इब्राहिम रईसी जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट चुने गए। अब क्योंकि ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं तो यहां से जो डायमेंशंस है वो ये कि इसकी वजह से ईरान की डोमेस्टिक पॉलिसी, सबसे पहले डोमेस्टिक पॉलिसी पढ़ने से पहले इनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, ताकि इस पर्सनैलिटी के ऊपर डिस्कशन करने के बाद हमें एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरे का पूरा सिस्टम आगे किस तरीके से चलने वाला है। उसके बाद ईरान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा उस चीज़ को देखेंगे। इसके बाद ईरान की जो न्यूक्लियर डील है इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर भी देखेंगे। अमेरिका के साथ ईरान के रिलेशंस कैसे होंगे और अमेरिका के जो फ्रेंडली नेशंस उस एरिया में हैं, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इराक के अंदर अमेरिकन सपोर्टेड गवर्नमेंट है और उसके बाद यहाँ पर कुछ हद तक अमेरिका के सपोर्टेड कंट्रीज़ में जॉर्डन और लेबनान की जो गवर्नमेंट्स हैं, जिनका कुछ बड़ा हिस्सा जो है वो अमेरिका के सपोर्ट में रहता है, उनके अंदर क्या असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये, इज़राइल पे क्या असर पड़ेगा और इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इन सारी डायमेंशंस को हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इब्राहिम रईसी के इलेक्शंस की, सबसे पहले एक यहाँ पर इलेक्शन की अगर आप बात करें तो उससे पहले इब्राहिम रईसी की बात आप अगर करते हैं तो यहाँ पर इनकी सबसे बेसिक थॉट या बेसिक थॉट तो बाद में जाएंगे। इंफॉर्मेशन ये है कि ये अर्डेंट या स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ खामेनेई है। समझे? खामेनेई कौन है? सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। अब ये खेल क्या है इसे समझिए। उसके साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी खास बात इनकी ये है कि हेड ऑफ रेडिकल जुडिशरी ऑफ ईरान, ये भी इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि ईरान की जो रेडिकल जुडिशरी है उनके ये हेड हैं। तो किस तरीके से ये ईरान के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन कर पाएंगे या आगे बढ़ा पाएंगे, इसके ऊपर भी हमें डिस्कशन करनी है। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं हेड ऑफ रेडिकल जुडिशरी ऑफ ईरान एंड ऑल, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा
कि असलियत में यहाँ सबसे बड़ी बात सुप्रीम लीडर के ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सुप्रीम लीडर की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, सुप्रीम लीडर की अगर आप यहाँ बात करते हैं तो ईरान के अंदर, जैसे हमारे यहाँ हमारे इंडिया में क्या होता है, इंडिया के अंदर क्या होगा कि इंडिया की सबसे बड़ी खास बात है कि हमारे यहाँ सबसे ऊपर हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऊपर होती है एग्जीक्यूटिव, समझे, और प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा कुछ होता है। ईरान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान एक रिलीजियस स्टेट है और क्योंकि ये रिलीजियस स्टेट है इस वजह से यहाँ पर रिलीजन इज सुप्रीम, यहाँ पर रिलीजन इज सुप्रीम, यहाँ जो धर्म है वो सबसे बड़ा है। और क्योंकि यहाँ पर रिलीजन इज सुप्रीम है, रिलीजन जो है यहाँ जो धर्म है वो सबसे बड़ा है, इसीलिए अगर खास बात देखी जाए तो यहाँ पर सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान होते हैं, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान होते हैं जो असलियत में धर्म के अनुसार, धर्म के अकॉर्डिंग ईरान को चला रहे होते हैं। ये सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जो है ये खामेनेई हैं, आयतुल्लाह अली खामेनेई, समझे। अब ये जो खामेनेई है इनके साथ ईरानियन गार्जियन काउंसिल होती है। ये गार्जियन काउंसिल को ये कहा जाता है कि ये असलियत में उनके, ये ईरानियन गार्जियन काउंसिल जो है ये बड़े बूढ़ों की एक वयोवृद्ध लोगों की या बड़े बूढ़ों की एक काउंसिल होती है जो धर्म के अनुसार, शरिया और वहाँ के धार्मिक कानूनों के अनुसार ईरान को चलाने की कोशिश करते हैं। असलियत में ये सुप्रीम लीडर ही, और जो इस सुप्रीम लीडर को सपोर्ट करेगा। अब सबसे बड़ी बात ये है इनके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, यहाँ तक कि ये प्रेसिडेंट से भी ऊपर हैं, पार्लियामेंट से भी ऊपर हैं। जो इन्होंने कह दिया वही सुप्रीम है। ये किसी भी लॉ को कैंसिल करवा सकते हैं, किसी ट्रीटी को कैंसिल करवा सकते हैं, जो आप देखें सब कुछ ये कैंसिल करवा कर सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग पूरे सिस्टम को चला सकते हैं। ये एक तरीके का, क्योंकि इनके पास अल्टीमेट पावर्स होती हैं इसलिए ये डिक्टेटर की फॉर्म में होते हैं। और हमेशा भाई सीधी सी बात है, भले ही डिक्टेटर हैं लेकिन इन्हें दुनिया को दिखाना है कि ये एक रिपब्लिक है, ये एक डेमोक्रेसी है। अब क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का एक खेल खेलना पड़ता है जो कि नंगा नाच फॉर्म में होता है। अब वो डेमोक्रेसी का खेल ये खामेनेई कैसे खेलते हैं? खामेनेई, ये डेमोक्रेसी का खेल इस तरीके से खेला गया कि यहाँ पर प्रेसिडेंट चुना जाता है और प्रेसिडेंट जो है वही एग्जीक्यूटिव हेड है। अब प्रेसिडेंट कौन चुना जाएगा ये सोचकर देखिए, और यहाँ पर खामेनेई हमेशा चाहेंगे कि प्रेसिडेंट इनके जैसा, ऐसा बंदा हो जो इनके जैसा हो ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और ज़्यादा कानूनों को कैंसल ना करना पड़े। यहीं से वो खेल शुरू होता है। अब ऐसे में जो सबसे ज़्यादा खामेनेई जिंदाबाद बोलेगा उसी को यहाँ पर इलेक्ट किया जाएगा। तो ये एक सिस्टम समझा दिया। दूसरा, हेड ऑफ रेडिकल जुडिशरी ऑफ इस्लाम, ये इब्राहिम रईसी का एक परिचय है। अब रेडिकल जुडिशरी क्या? क्योंकि 1988 के अंदर जो हैं थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं, थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल जो हैंगिंग इन्होंने करवाई। बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकली खामेनेई से सपोर्ट नहीं करते थे। भाई 1979 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ और वहाँ पर रिलीजियस लीडर खामेनेई बने, खामेनेई हेड ऑफ द स्टेट बने। लेकिन 10 साल के अंदर 1988 तक आते आते अप्रॉक्सीमेट ये दिखाई देने लग गया कि एक बड़ी जनसंख्या जो है वो खामेनेई से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। अब ऐसे में वो खामेनेई की पोजीशन को, ये जो सुप्रीम लीडर है उसकी पोजीशन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। इसीलिए इस इब्राहिम रईसी जो उस टाइम पर डिप्टी जज होते थे, उन्होंने हजारों पॉलिटिकल लीडर्स को एग्जीक्यूशन किया
और इतना बुरी तरीके से ब्रुटल एग्जीक्यूशन किया था, और सबसे बड़ी बात, इसकी खबर ही बाहर नहीं आने दी, और जो लोगों के रिकॉर्ड्स थे वो ऑटोमेटिकली गायब कर दिए गए, और इस हद तक कि बस वो ये अंदाजा लगाया गया कि वो सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो किसी टाइम पर ईरान के अंदर एक वॉइस होते थे वो सारे गायब हैं। फिर उनके बारे में जो भी खबरें CIA वगैरह ने निकाली वो बड़ी खतरनाक तरीके की थी, जिसको रूह कपा देने वाली खबरें कहते हैं। इसी के साथ 1988 का तो ये मामला है ही है, एक और जो मामला है वो ये है, ये 1988 का एक मामला है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2017 के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहे, 2013 के आसपास भी अपने बहुत सारे डिसीजंस को लेकर, और ख़ासकर उन डिसीजंस को लेकर जिसके अंदर किसी रिपोर्टर को हैंग कर दिया गया, किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्टर को हैंग कर दिया गया, कुछ भी। अगर आप इस तरीके से देखें तो इनका एक रिकॉर्ड जो है, ट्रैक रिकॉर्ड जो है, वो बहुत ज़्यादा रेडिकल रहा है। माइंडसेट इस तरीके से है कि ईरान और ईरान का लॉ और जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, और जो खामेनेई कह रहे हैं वही ठीक है। अब ऐसे में इनका तो आपको सिस्टम पता लग गया, और यहां पर इनका सिस्टम पता लग गया। अब धांधली कहां हुई? करप्शन इन द इलेक्शन अगर आप देखें तो कुछ नहीं। अब इलेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो खामेनेई सीधे तौर पे इस बार ये सोच लीजिए कि शायद रईसी को ही सत्ता में या प्रेसिडेंट की कुर्सी दिलाना चाहते थे। अब क्योंकि खामेनेई रईसी को ही अपनी ये प्रेसिडेंट की कुर्सी दिलाना चाहते थे, इसीलिए जो भी पॉसिबल चैलेंजर हुआ करता था, पॉसिबल चैलेंजर हुआ होता था, जो भी इनको चैलेंज करने की कोशिश करता, या यूं कहें कि खामेनेई के रास्ते में आता, उसको एक एक करके हटा दिया गया। और उसमें गार्जियन काउंसिल जो ईरान की होती है, गार्जियन काउंसिल जो ईरान की होती है, वो और कुछ नहीं, ये खामेनेई के इशारों पर ही काम करती है। इन्होंने क्या किया? उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन का गेम खेला। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब यह है कि इन्होंने कंसिस्टेंटली उन सारे कैंडिडेट्स को सत्ता से बाहर कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, जो कि यहां पॉसिबल चैलेंज पोज करने वाले थे। इससे अंदाजा लगाइए कि फ्राइडे को वोटिंग हुई है, फ्राइडे को वोटिंग हुई, और फ्राइडे से 2 दिन पहले यानी वेडनेसडे तक 3 कैंडिडेट्स वर डिस्क्वालिफाइड। अब आप सोच कर देखिए, 3 दिन पहले, दो दिन पहले 3 कैंडिडेट्स को यह कह दिया जाए कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और वो वही उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट, वो जो रईसी से ज्यादा चांसेस थे जिसके जीतने के, और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसका मतलब रईसी का रास्ता साफ कर दिया गया कि आप आइए और प्रेसिडेंट बनिए। अब यहां ये है कौन रईसी? एक हार्ड लाइनर। हार्ड लाइनर का मतलब जिद्दी अड़ियल लोगों का एक ग्रुप अब आकर हार्ड लाइनर वुड कंट्रोल द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ईरान। अब ये जो हैं, ये ईरान के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करेंगे। अब जब वो ईरान के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करेंगे तो डोमेस्टिक पॉलिसी के अंदर, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिकल किलिंग्स या पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट होनी शुरू हो जाएंगी, इम्प्रिजनमेंट होनी शुरू हो जाएगी, और पॉलिटिकल किलिंग्स होनी शुरू हो जाएंगी। पॉलिटिकल किलिंग्स का मतलब ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानबूझकर या तो जेल में डाल देंगे, जो भी अपोजिशन में आवाज़ उठाएगा उसे उठाकर जेल में डाल देंगे, या फिर मार डाला जाएगा। और अगर आप यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हो, या यूं कहें कि फॉरेन पॉलिसी की बात करते हो, तो यहाँ फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आने वाला है। समझे? इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो ईरान में हार्ड लाइनर के आने का मतलब क्या होगा?
हार्ड लाइनर के आने का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि ये हार्ड लाइनर अभी अमेरिका से एक डील करने जा रहे थे। अमेरिका से डील होनी थी एक न्यूक्लियर डील, जिसके अंदर अमेरिका ईरान के ऊपर सैंक्शन है और ये कह चुका है कि जब तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकेगा नहीं और उसे वेपन ग्रेड नहीं बनाएगा, बनाने से मना नहीं करेगा, और उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को या न्यूक्लियर फ्यूल का यूरेनियम एनरिचमेंट है वो वेपन ग्रेड नहीं बनाने का वादा नहीं करता, तब तक ईरान के साथ पिछले वाले जो हसन रूहानी थे वो कहीं ना कहीं अमेरिका से बात करने में इंटरेस्टेड थे। वो लगातार अमेरिका से बात करके इंटरेस्टेड थे। मतलब है कि ईरान ना तो अपना कोई ऑयल बेच सकता, ना ही गैस बेच सकता, ना ही ट्रेड कर सकता। ईरान ऑयल नहीं बेच सकता, गैस नहीं बेच सकता। सीधा सीधा अमेरिका के इन सैंक्शंस का असर ये था ईरान जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और उस इकोनॉमिक क्राइसिस का उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है या यूं कहें कि एक नॉर्मल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर बुरा है, वो नीचे जा रहा है। अब क्योंकि वो नीचे जा रहा है और एक तरीके का क्राइसिस जो है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी नॉर्मली क्रिएट हो चुका है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी नॉर्मली क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से ईरान में प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब ऐसी सिचुएशन में जब ईरान के अंदर लगातार प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो यहां आप देखेंगे तो दबाव है। अगर कोई भी एक तो कहते हैं कि मीडियम लिबरल गवर्नमेंट होगी वो कहीं ना कहीं देगी, अमेरिका से बात करने की कोशिश करेगी, कोशिश करेगी कि इकोनॉमिक्स ऑयल वगैरह ट्रेड वगैरह को लागू करने की कोशिश करे या ईरान से ट्रेड बढ़ाएं जिससे फायदा हो और इकोनॉमिक क्राइसिस से ईरान निकल सके, यानी वो ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देगी। लेकिन जैसे ही हार्ड लाइनर गवर्नमेंट आएगी, हार्ड लाइनर गवर्नमेंट का असर क्या होगा कि वो ये कहेंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस गया भाड़ में, हम अपना न्यूक्लियर डील नहीं करते, हम न्यूक्लियर डील नहीं करेंगे, हम तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे, यानी जो न्यूक्लियर बॉम्ब में यूरेनियम यूज होता है उस यूरेनियम को इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अमेरिका को सबक सिखाएंगे। अब अगर यह हार्ड लाइनर गवर्नमेंट इस तरीके की अप्रोच लेकर चल रही है, तो अमेरिका जो इस टाइम पर चाइना को काउंटर करने के लिए ईरान से किसी ना किसी तरीके की डील करना चाहता था, अब उसके लिए समस्या क्रिएट हो गई है। और यहां चाइना जो नजरें गड़ाए बैठा था ईरान के ऊपर और $400 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट का उसने वादा कर लिया है कि $400 बिलियन जो है वो ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, वो वादा जैसे ही पूरा होगा या यूं कहें उस वादे को परवान चढ़ाने में मदद मिलेगी और ईरान से उसे कुछ बंदर और जो आइलैंड उसे मिले हैं वो अब और स्ट्रांगली हो जाएंगे, उस पर चाइना और मजबूत हो जाएगा। और अमेरिका के लिए चाइना जो थ्रेट पोज कर रहा था, अब वो चाइना अमेरिका के सामने और ज्यादा मजबूती से खड़ा होगा, यानी यहां पर अमेरिका बैकफुट पे आता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हार्ड लाइनर्स आ रहे हैं, उनसे अमेरिका को कंसेशंस नहीं मिलेंगी, उनसे अमेरिका को बातचीत करने का ज्यादा सा गैप नहीं मिलेगा। वो अड़ियल रुख अपनाएंगे और न्यूक्लियर डील में जो बार्गेन करने वाली सिचुएशन थी वो लगभग जाती रहेगी या समझ में नहीं आएगी। इस वजह से अमेरिका के लिए टेंशन्स बढ़ चुकी हैं।
अब अमेरिका के साथ ईरान का इस एरिया में, अच्छा अमेरिका की दूसरी टेंशन्स क्या बढ़ गई हैं कि ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स के आने की वजह से ईरान जो इराक और सीरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका और सऊदी अरेबिया लगातार, और यही ईरान यमन के अंदर हुती विद्रोही, हुती रिबेल्स को सपोर्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं अमेरिका से जब बातचीत शुरू होती तो अमेरिका में भी पॉसिबल ईरान के इस इन्फ्लुएंस को कम करने या रिबेल्स को रोकने के लिए ईरान से किसी ना किसी तरीके की बातचीत करने में सक्षम होता, कैपेबल होता। अगर एक मॉडरेट गवर्नमेंट होती, अगर एक बीच की या जिसे कहते हैं एक लिबरल गवर्नमेंट होती। यहां क्या है, यहां हार्ड लाइनर गवर्नमेंट है, और अगर हार्ड लाइनर गवर्नमेंट होगी तो अब वो जितने ज्यादा विद्रोही इराक और सीरिया में अमेरिका के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, भले ही उनको इकोनॉमिक क्राइसिस से का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन मजबूती के साथ ईरान जो है वो सीरिया, इराक और यमन के अंदर जो रिबेल्स हैं, जो विद्रोही हैं, उनको हथियार पहुंचाएंगे। वही हथियार ईरान जो है वो लेबनान के हिजबुल्लाह को पहुंचाएगा, और वही हथियार ईरान जो है अब गवर्नमेंट जो है वो हमास को पहुंचाएगी। हिजबुल्लाह और हमास किसके दुश्मन हैं? ईरान के। अब क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास ईरान के दुश्मन हैं तो इजराइल के दुश्मन हैं, तो इजराइल की सरदर्दी अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। यहां तक कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, इजराइल की तरफ से जो बयान आया वो स्टेटमेंट यहां इस्तेमाल हुई कि मोस्ट रेडिकल प्रेसिडेंट ऑफ ईरान टिल दिस टाइम, अब तक के समय के सबसे ज्यादा कट्टर राष्ट्रपति इस बार चुने गए हैं। और इनकी कट्टर का या इनके रेडिकलिज्म का इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें इनके इलेक्शन से पहले ही अमेरिका ने बैन कर रखा है। अब अमेरिका के लिए एक और सिचुएशन क्रिएट हो गई कि क्या वो इनसे रईसी से बात कर पाएगा या नहीं, क्योंकि बैन तो खुद ही कर रखा है। अब ऐसी सिचुएशन में इजराइल के लिए भी एक तरीके की टेंशन बढ़ी है, क्योंकि इजराइल को अगर आप देखोगे तो वो हमास और फिलिस्तीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां पर कोई एक मॉडरेट गवर्नमेंट होती जो वायलेंस को सपोर्ट करने की जगह अपनी प्रॉब्लम्स पे ध्यान दे रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है हिजबुल्लाह और हमास को ज्यादा सपोर्ट करने की मतलब वो कोशिश नहीं करेगा, हल्का फुल्का सपोर्ट करता रहेगा। इसी तरीके से हुती से लेकर सीरिया, इराक के अंदर जो भी रिबेल्स है उनको सपोर्ट हल्का फुल्का करता, लेकिन हार्डलाइनर गवर्नमेंट इनको ज्यादा सपोर्ट करेगी। तो इधर से हुती रिबेल्स जो हैं वो जो रॉकेट हमले या ड्रोन हमले सऊदी अरेबिया की पाइपलाइन और रिफाइनरीज पर करते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इधर से सीरिया और इराक के अंदर जो एंटी अमेरिकन ग्रुप्स हैं वो और मजबूत होंगे, और सऊदी अरेबिया की पकड़ इस मिडल ईस्ट के इन दो देशों के अंदर कमजोर हो जाएगी। इजराइल जो लगातार अभी तक ईरान पर दबाव बनाए हुए था, 2019 से लेकर अब तक ईरान के ऊपर न जाने कितने अटैक्स किए थे, उसके ऊपर हिजबुल्लाह और हमास का जब दबाव पड़ेगा तो इजराइल खुद प्रेशर में आ जाएगा। यार यहां सारी पॉलिटिकल सिचुएशंस एक पार्टी के आने के बाद बन गई, अब चेंज हो गई। अब यहां समस्या समझने की कोशिश कीजिए कि एक जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉर्मली 8 साल रहता है। ईरान के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है कि एक जो प्रेसिडेंट रहा है वो पिछले जब से 1979 से आज तक अगर देखेंगे तो 8 साल तक एक प्रेसिडेंट रहता है। अब यहां अगर ये रईसी बैठता है तो 8 साल का मतलब ये है कि अगले 8 साल या 4 साल की टर्म है और 2 बार प्रेसिडेंट बनेगा तो 8 साल, यानी ये जो रईसी है इसकी अगर खास बात देखी जाए तो ये अगले 8 साल तक एक चैलेंज की फॉर्म में रहेगा। और खतरा ये है कि जो सुप्रीम लीडर खामेनेई है वो पहले ही 82 ईयर्स के हो चुके हैं, 82 साल के हो चुके हैं। अब ऐसे में नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वही अपने आप को सुप्रीम लीडर की पोजीशन पर बिठा देता है।
वही जनरली बैठ जाता है अगर पिछले वाला मर जाए तो। अब ऐसे में ये 82 ईयर्स और 90 तक पहुंचते पहुंचते अगर पॉसिबिलिटी ये हुई कि ये प्रेसिडेंट है और ये टपक गए, तो इस रेडिकल पर्सन के, एक जो कट्टरवादी है, उस प्रेसिडेंट के सुप्रीम लीडर बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। फिर इस इलाके के अंदर अमेरिका या इजराइल कोई अपनी पॉलिसी को लागू करना चाहता था, उसके लिए तो और ज्यादा समस्या हो जाएगी। यानी ईरान जो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक या चौक पॉइंट है, उस चौक पॉइंट का अभी भी बंद ही रहना हो सकता है, अगले कई साल के लिए जारी रहे। अमेरिका के लिए तगड़ी टेंशन है, इजराइल के लिए तगड़ी टेंशन है। रही सही कसर इंडिया के लिए। अब इंडिया को ईरान की क्या जरूरत है? ईरान और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो बहुत पुराने, सदियों पुराने वाली जो बकवास हम करते हैं वो नॉर्मली होगी ही होगी। ईरान के इंडिया के साथ जो एक रिलेशंस हैं वो किस चीज पे है? दो, एक तो चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट, एक तो ये चाबहार पोर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि चाइना ने यहां ग्वादर डेवलप किया, चाइना ने यहां ग्वादर पोर्ट डेवलप किया, और चाइना के ग्वादर पोर्ट डेवलप करने का अल्टरनेट उससे 40 नॉटिकल माइल्स दूर इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट को डेवलप किया। इस तरीके से चाबहार जाहिदान रेलवे लाइन से लेकर अफगानिस्तान तक जाने की और पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी जो भी यहां पर एम्बेसीज या काउंसलेट्स बनाने की परमिशन थी वो ईरान से मिली हुई थी। और दूसरी सिचुएशन, अब इंडिया को एक तो चाबहार पोर्ट चाहिए, दूसरा इंडिया को यहां नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने के लिए यहां से रास्ता चाहिए, अफगानिस्तान में घुसने के लिए रास्ता चाहिए, सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए रास्ता चाहिए इंडिया को। अब प्रॉब्लम क्या है कि ईरान वर्सेस अमेरिका। अच्छा, ईरान से हमारे को एक चीज और चाहिए और वो ऑयल। दुनिया में सबसे सस्ता ऑयल ईरान हमें देता है, और 2011 तक तो अगर आप देखेंगे तो ईरान इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था। लेकिन 2011 के बाद सिचुएशंस जिस तरीके से बदलती चली गई, वहां पर ईरान का ऑयल जो सपोर्ट था वो कम होता चला। इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दिया और सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों से अपने इंपोर्ट्स बढ़ाए, धीरे धीरे सही। लेकिन फिर भी ईरान से जब आप सस्ता तेल लेते थे तो इंडिया को काफी ज्यादा फॉरेन रेवेन्यू बच जाता था, एक फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो भी करेंसी होती थी वो बच जाती थी। यहां पर प्रॉब्लम अब ये आ रही थी कि ऑयल, अब ईरान चाहता है कि इंडिया जैसा दुनिया का बड़ी मार्केट्स जो ऑयल मार्केट्स में से एक जो है वो ईरान से तेल खरीदे, लेकिन ईरान वर्सेस अमेरिका इस टाइम पर चल रहा है। अब ईरान वर्सेस अमेरिका यहां चल रहा है, और जब जब ईरान और अमेरिका की लड़ाई होती है और सैंक्शन का खेल होता है, और इंडिया को अमेरिका की भी जरूरत है और इंडिया को ईरान की भी जरूरत है। अब यहीं इंडिया दो पार्टों में फंस जाता है, मतलब बिल्कुल फंस जाता है दो पार्टों में। अमेरिका सैंक्शंस लगाता है, इंडिया को वो मजबूरी में सैंक्शंस मानने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ईरान नाराज होता है। और यही रीजन है चाबहार जाहिदान की जो रेलवे लाइन थी उसका एमओयू जो था वो एग्जीक्यूट होने से पहले ईरान ने इंडिया को बाहर कर दिया, और इंडिया ने जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाबहार के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का कर रखा है वो सारा इन्वेस्टमेंट जीरो होता हुआ नजर आएगा अगर ईरान की ये जो रेडिकल गवर्नमेंट है इंडिया में प्रेशर बनाने के लिए चाबहार के बारे में इंडिया से ये कह दे कि कल से आपका ये पोर्ट नहीं है, गेट लॉस्ट। इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। और यहां पर चाइना को एक और एज मिल जाएगा इंडिया के ऊपर। चाइना को इंडिया के ऊपर एक और एज मिल जाएगा, एक और सपोर्ट मिल जाएगा। अब आप कहोगे अमेरिका इंडिया को कंसेशन क्यों नहीं दे देता, या अमेरिका इंडिया को ये क्यों नहीं कहता कि ठीक है बना ले, ठीक है आप इंडिया ईरान से डील कर सकते हैं। तो उसका आंसर है कि अगर इंडिया ईरान को सपोर्ट करने लगे और अमेरिका उसकी छूट दे दे, एक्सेप्शन के केस में डाल दे, देन आई कैन गारंटी ईरान
इतना स्ट्रांग होता जाएगा क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है भाई, और अमेरिका के सैंक्शंस का ईरान पर असर नहीं पड़ेगा और वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस वाला गेम है वो फ्लॉप होता हुआ नजर आएगा। इसलिए अमेरिका की मजबूरी है कि इंडिया को एक्सेप्शंस नहीं दे सकता, और इंडिया की मजबूरी है कि आज के दिन वो अमेरिका के साथ क्वाड से लेकर बहुत सारी दूसरी जगह पर कॉपरेशन कर रहा है और चाइना के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया फंसा हुआ होता है, और यहां एक हार्ड लाइनर, अगर एक सॉफ्ट गवर्नमेंट है तो वो अमेरिका को नाराज कम करेगी, और वो अगर अमेरिका को नाराज कम हो करेगी तो इंडिया को कहीं ना कहीं एक विंडो मिलेगा डिप्लोमेसी खेलने का। लेकिन एक हार्ड लाइनर गवर्नमेंट है, वो लगातार अमेरिका को नाराज करेगी। अमेरिका जितना नाराज होगा वो इंडिया के ऊपर दबाव बनाएगा कि ईरान से कोई सामान नहीं खरीदना, और जितना इंडिया से नाराज होगा उतना ज्यादा, मतलब इंडिया पे दबाव बनेगा, इंडिया मजबूरी में वो बिजनेस या ट्रेड या सब चीजें कम करेगा, उतना ज्यादा ईरान नाराज होगा। जितना ईरान नाराज होगा इंडिया के अफगानिस्तान में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि इंडिया ना तो पाकिस्तान के रास्ते ईरान जा सकता, भाई पाकिस्तान के रास्ते तो आप अफगानिस्तान जा नहीं सकते, ईरान एक रास्ता है, वही तुमने बंद कर दिया, और चाइना को यहां पर गेम खेलने का मौका मिलेगा चाबहार से बाहर होने की वजह से। फंसा हुआ इंडिया बुरी तरीके से, टेंशंस गजब वाली है। होगा क्या वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी की सिचुएशंस बड़ी खराब है इंडिया और ईरान के लिए, ये समझ लीजिएगा। इंडिया और ईरान के लिए ये सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब हैं, और यही एक रीजन है इंडिया के, मतलब ईरान के हार्ड लाइनर जो राष्ट्रपति बने हैं, भले ही इंडिया ने उन्हें मुबारकबाद दे दी हो, देने की तैयारी कर रहा हो और देगा जरूर, लेकिन आगे आने वाला समय इंडिया के लिए ईरान के अंदर कांटों भरा है। बाकी कैसा होगा उसके ऊपर तो सिचुएशन हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो ये सिचुएशन नजर आ रही है। यहां सबसे बड़ा खुश कौन होगा? चाइना। सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? रशिया, क्योंकि चाइना और रशिया दो ऐसे देश हैं जो ईरान के अंदर ईरान को मजबूती बनाए रखना चाहते हैं, और खासकर रशिया, क्योंकि रशिया को अगर आप देखोगे वो ताकतवर अगर है तो रशिया का तो बॉर्डर ईरान से मिलता है, और ईरान में जितने हार्डलाइनर होंगे वो इनको सीधा यहाँ सपोर्ट करेंगे और सीरिया और इराक में सपोर्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा रशिया को भी बाउंड्री मिलेगी या जगह मिलेगी सीरिया और इराक में जाने की, उतना ज़्यादा अमेरिका को और टेंशन्स बढ़ेंगी। तो ये राजनीति जो है वो लगातार बदल रही है, टेंशन्स जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, असलियत में इस पूरे सिचुएशन को आप देखें, समझें, जाने पहचानें और आगे बढ़ें, ताकि हम इस चीज़ के ऊपर भी एक पूरा एनालिसिस प्रॉपरली कर पाएँ। इन फैक्ट्स को याद रखे रहिएगा, बहुत काम आते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।